जी स्टूडेंट सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, जस्ट 6 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन। एनी हाउ हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग दिस एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस डायग्राम वेयर सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली क्या कर रही होती है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि सीक्वेंस डायग्राम हम ड्रॉ जो कर रहे होते हैं वो उसके एलिमेंट और कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम में जो जो क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं हम वो क्लासेस मेंशन करते हैं, और वो क्लासेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर रही हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कि क्लासेस कम्युनिकेट कर रही हैं, इट मीन्स कि उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। So when we have different classes and when we have different objects of for each class, so we will determine how an object of one class can communicate with the object of another class. So this communication is possible through message passing. एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को से कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू पासिंग देयर मेथड और मैसेजेस। उनको हम मेथड कह लें या हम मैसेज कह लें। ठीक है, यूजुअली अगर हम कोडिंग में हम बात करें तो हम मेथड या फंक्शंस कह रहे होते हैं, और अगर सीक्वेंस डायग्राम में बात करें तो हम उनको मेथड कह रहे हैं कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करेगा, एंड दैट कॉलिंग इज पॉसिबल थ्रू कॉलिंग ऑफ मैसेजेस। तो यहाँ पे हमारे पास मेक पेमेंट, तो जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो पेमेंट करते वक्त चीज हमें पहले तो सिनेरियो को समझना पड़ेगा। जब कोई सिनेरियो हम प्रॉपर एक्सप्लेन समझ में आ जाता है फिर ही हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे होते हैं। तो सिनेरियो इज दैट कि जब हम मेक पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते वक्त पहले हमारे पास रजिस्टर में एंट्री होगी, एंड देन हमारे पास सेल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो। वो जब भी पेमेंट होती है तो उससे रिलेटेड सेल डिपार्टमेंट जो है वो सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है कि क्या अमाउंट है, कितना अमाउंट है, और वो सारी चीज़ें सेल डिपार्टमेंट वाले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मेक पेमेंट का मेथड कॉल हुआ। जैसी पेमेंट हो रही है, कस्टमर ने पेमेंट की, तो मेक पेमेंट का एक मेथड कॉल हुआ जिसका सेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि किसने ये मेथड कॉल किया है। ठीक है, मेक पेमेंट का मेथड कॉल हुआ और उसमें कैश स्टैंडर्ड अमाउंट आ गया कि क्या अमाउंट है जिसकी बेसिस पे हमें पेमेंट करनी है। वो रजिस्टर में एंट्री हुई। रजिस्टर ने क्या किया, रजिस्टर की क्लास ने सेल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट कॉल किया थ्रू मेथड कॉलिंग मेक पेमेंट कैश स्टैंडर्ड। वही मेथड कॉल कर दिया सेल की क्लास का कि पेमेंट करनी है, और वही अमाउंट जो कैश स्टैंडर्ड जो यहाँ पे पास हुई थी एज एन आर्गुमेंट, उसको पास कर दिया एज एन हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ सेल क्लास। सेल की क्लास ने क्या किया, वो कैश रिसीव किया और क्रिएट कर दिया इंस्टेंस ऑफ पेमेंट कि हमारे पास ये पेमेंट रिसीव हो गई है। और जब हम कभी कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, ये पेमेंट की क्लास वहीं से हम उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे जहाँ से ऑब्जेक्ट इसकी हाइट हम यहीं पे रखेंगे। तो पेमेंट की जो क्लास हमने कॉल की, तो पेमेंट की क्लास का जब एक ऑब्जेक्ट बना तो वो किसने क्रिएट किया, सेल की क्लास ने, कि वी हैव रिसीव अ पेमेंट, अमाउंट उसका ये है जो कैश आपने पास किया था एज एन आर्गुमेंट, और उसी अमाउंट के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया पेमेंट का सेल की क्लास में। यानी कि सेल की क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसका हम कोड देख लेते हैं, हो सकता है उससे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। पब्लिक क्लास सेल, सेल की हमारे पास क्लास है जिसमें हमारे पास हमने एक रेफरेंस यूज़ किया पेमेंट की क्लास का। प्राइवेट पेमेंट, पेमेंट दिस इज रेफरेंस। जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते वो क्या होता है, वो हमारे पास जस्ट रेफरेंस होता है जब तक हम न्यू को कीवर्ड यूज़ नहीं करते। ठीक है, देन वी हैव अ मेथड पब्लिक वाइड मेक पेमेंट। ठीक है, हमारे पास सेल की क्लास के अंदर ही मेक पेमेंट का मेथड है, जिस मेथड के अंदर हमने मनी कैश स्टैंडर्ड, जो हमने कैश जो अमाउंट है कि कितनी की पेमेंट करनी है, वो एज एन आर्गुमेंट पास किया है।
एंड देन जो हमने रेफरेंस यूज किया है उस रेफरेंस के लिए हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। पेमेंट इज इक्वल टू न्यू पेमेंट कैश स्टैंडर्ड, यानी कि जो मेथड कॉल किया है मेक पेमेंट का, उस मेक पेमेंट के मेथड के अंदर ही हम पेमेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और जो अमाउंट हमारे पास पास हुआ है उस मेक पेमेंट के मेथड में, उसी के अकॉर्डिंगली हमने पेमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसमें हमने डिटरमाइन कर दिया कि जो अमाउंट है वो अमाउंट है जो हमने इस मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो ये हमने क्या किया है, एक मेथड के अंदर हमने दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया पेमेंट का। ठीक है जी, अब क्लियर हो गई जो कंफ्यूजन थी। मैं यहाँ पे कुछ और आपके साथ जो है वो सीक्वेंस डायग्राम शो करती हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएं। ठीक है, आई होप आपके पास स्क्रीन शो हो रही होगी। ये एक एटीएम की एप्लीकेशन की सीक्वेंस डायग्राम है। ठीक है, एटीएम एप्लीकेशन की सीक्वेंस डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। हमारे पास 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे, यूज़र, एटीएम एंड बैंक। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट क्लास के नेम यूज़ कर दिए, यूज़र, एटीएम एंड बैंक। जैसे यूज़र होगा हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट थ्रू आउट उसकी लाइफ लाइन यहाँ से यहाँ तक होगी थ्रू आउट द यूजेज ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, कार्ड इंसर्ट करेगा। कार्ड कहाँ इंसर्ट करेगा, एटीएम में। जैसे ही कार्ड एंटर होगा, एटीएम की ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक मेथड कॉल करेगा रिक्वेस्ट पिन का, जो कि स्क्रीन पे यूज़र को व्यू हो जाएगा, जो कि रिक्वेस्ट कर रहा होगा पिन का। देन यूज़र विल एंटर पिन, और उसकी फिर आपका एटीएम कार्ड क्या करेगा, पहले क्या करेगा, जैसे पिन एंटर करेगा वो वेरीफाई करेगा थ्रू बैंक, इज दिस पिन इज वैलिड और नॉट। ठीक है, अगर वो वैलिड हो गई तो यहाँ से रिस्पॉन्ड भी जा रहा है। ये देखें, अगर हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड, यहाँ से ये सेंडर है वेरीफाई का, एटीएम वाला वेरीफाई का एक मैसेज पास करेगा बैंक में, और बैंक वो जो वेरीफाई का मेथड है वो वेरिफिकेशन करेगा बैंक अकाउंट से कि अदर ये जो पिन एंटर हुआ है ये इस अकाउंट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, वैलिड पिन है या नहीं है। जैसे वेरीफाई हो जाएगा और वैलिड होगा तो बैंक की तरफ से एक रिस्पॉन्ड जाएगा एटीएम में, प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद उसको ऑप्शन शो हो रहे होंगे। ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, लेट सपोज उसने विड्रॉ, बैलेंस ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेट सपोज यूजर ने चूज किया विड्रॉ अमाउंट, एटीएम को, एटीएम क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा अमाउंट कि कितना अमाउंट जो है वो आप चेक करना चाह रहे हैं, मतलब विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं। यूजर एंटर करेगा, उसके बाद फिर फर्दर और रिक्वेस्ट आगे जाती जाएंगी। स्विम लेंस में तो हम बेसिकली जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे थे डिफरेंट एक्टर्स को। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन बता रहे हैं, हाउ ऑब्जेक्ट विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। वहाँ पे तो हम फ्लो ऑफ एक्टिविटीज बता रहे थे, यहाँ पे हम सिस्टम और यूजर का इंटरेक्शन बता रहे हैं। Sequence diagram के how object of one class can communicate with object of another class. So these are the objects. ये एक object की lifeline है, ये object इस object से communicate करेगा, फिर इस object से। So these are basically object lifelines. ठीक है, फिर ये आगे और कंटिन्यू होगा, रिक्वेस्ट अमाउंट चला गया तो फिर वो क्या करेगा, एटीएम उसको वेरीफाई करेगा अमाउंट को थ्रू बैंक, कि क्या बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट है, अगर है यस तो फिर वो आगे प्रोसेस कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चलता रहेगा। एक हमारे पास ये इसकी एक डायग्राम है, एक और डायग्राम भी देख लेते हैं। देखें लाइक यहाँ पे यूजर, सबसे पहले एटीएम क्या कर रहा होगा, यूजर को मेन स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा होगा। यूजर इंसर्ट करेगा अपना कार्ड, फिर एटीएम क्या करेगा, रिक्वेस्ट पासवर्ड, यूजर विल एंटर पासवर्ड। जैसे ही वो पासवर्ड एंटर कर देगा, एटीएम क्या करेगा, वेरीफाई करेगा अकाउंट फ्रॉम कंसोर्टियम। कंसोर्टियम कोई भी हमारे पास थर्ड पार्टी सर्विसेज जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन बैंक एंड एटीएम। ठीक है, वो वेरीफाई अकाउंट, यहाँ पे कंसोर्टियम क्या करेगा, उस एटीएम का उस बैंक से जो कनेक्शन कर रहा है कंसोर्टियम क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कार्ड को बैंक से कि यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया है, पहले वेरीफाई करेगा अकाउंट,
और वेरीफाई करने के बाद चेक करेगा कि कार्ड जो है वो उस बैंक से वेरीफाइड है या नहीं है। देन इफ इज दिस बैड बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो सका तो क्या शो करेगा, कंजोर्टियम एटीएम को नोटिफाई करेगा कि इट इज अ बैड अकाउंट, एंड देन एटीएम क्या करेगा, बैड अकाउंट मैसेज शो करेगा और रिसिप्ट प्रिंट कर देगा, एंड देन इजेक्ट कर देगा कार्ड और रिक्वेस्ट करेगा यूजर से कि रिक्वेस्ट यूजर जो है वो अपना कार्ड वापस दे दो। यूजर विल टेक कार्ड एंड देन एटीएम विल अगेन शो डिस्प्ले मेन स्क्रीन टू द यूजर। एक ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस डायग्राम है। एक और ऑर्डर प्लेस करने की भी सीक्वेंस डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक कस्टमर है जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्लासेस यूज होंगी वो कौन सी होंगी, कस्टमर की क्लास होगी, ऑर्डर की क्लास होगी और एक स्टॉक की क्लास होगी, ठीक है। सबसे पहले कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर क्रिएट करेगा। तो जब ऑर्डर क्रिएट करेगा सो इट मीन्स कि ये वो वाला सिनेरियो यूज हो रहा है यहाँ पे जो सेल की क्लास पेमेंट का एक वो इंस्टेंस क्रिएट कर रही थी, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास सेल की क्लास पेमेंट का एक मॉड्यूल कॉल कर इंस्टेंस क्रिएट कर रही है। सेल का ऑब्जेक्ट, सेल की क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, पेमेंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वहां पे भी हमारे पास सेम यही काम हो रहा है, ठीक है। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको ये क्या करेगा, रिटर्न का मेथड कॉल करेगा ऑर्डर की क्लास का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लाइफ लाइन कैसे चलेगी हमारे पास, फॉर ईच ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट एड आइटम प्रोडक्ट क्वांटिटी। हर आइटम अब क्या होगा, ऑर्डर क्रिएट हो गया आपके पास, ऑर्डर क्रिएट होने पे वो आपसे कहेगा कि आप ऑर्डर में प्रोडक्ट ऐड करें। अब कस्टमर क्या करेगा, हर प्रोडक्ट के लिए आइटम जो है वो सिलेक्ट करेगा कि हमारे पास आइटम क्या है, उसकी प्रोडक्ट और क्वांटिटी। जो जो चीज़ें वो कस्टमर ऐड करना चाहेगा अपने ऑर्डर में वो स्टॉक से चेक होगी कि अदर वो प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। तो चेक अवेलेबल का मेथड कॉल होगा कहाँ से, हमारे पास ऑर्डर की क्लास से एक मेथड कॉल होगा चेक अवेलेबल की का, जो कि कौन सी क्लास का कॉल का मेथड है, स्टॉक की क्लास का। स्टॉक में जाके वो चेक करेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है, रिटर्न डन, यानी कि वो बता देगा, नोटिफाई कर देगा कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। देन उसके बाद ऐड प्रोडक्ट अपने आप को ही, ऑर्डर की जो क्लास है उसमें ऐड प्रोडक्ट का मेथड अपने आप को ही कॉल करता रहेगा, मतलब हम बार बार चीज़ों को ऐड करते रहेंगे। रिड्यूस स्टॉक, आपका स्टॉक फिर रिड्यूस हो जाएगा, रिटर्न डन, फिर यहाँ से नोटिफिकेशन यहाँ आ जाएगी, रिटर्न डन, सेव, सेव कर देगा अपना ऑर्डर कस्टमर, एंड देन रिटर्न डन और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास एंड हो जाएगा। तो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी एक सीक्वेंस डायग्राम हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर सबसे पहले ऑर्डर क्रिएट करेगा। तो जैसे ही ऑर्डर क्रिएट करेगा तो ऑर्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एक इंस्टेंस बन जाएगा। देन वो उसको क्या करेगा, नोटिफाई कर देगा कि आपके ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। नाउ आपने क्या करना है, आप अपने अपने ऑर्डर में प्रोडक्ट ऐड करनी है। अब कस्टमर अपने ऑर्डर में प्रोडक्ट ऐड करना शुरू करेगा और वो प्रोडक्ट जो वो ऐड करेगा वो पहले चेक, उसकी अवेलेबिलिटी चेक होगी कि वो स्टॉक में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है यस, तो वो रिटर्न कर देगा स्टॉक की क्लास इस मेथड को कि यस दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन स्टॉक, और उसकी बेसिस पे यही प्रोसेस कस्टमर बार बार परफॉर्म करता रहेगा जब तक उसकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स ऑर्डर में ऐड नहीं हो जाती। तो विद इन एन ऑब्जेक्ट हम ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सेम प्रोसेस दोबारा फॉलो, जैसे लूप चलानी हो तो लूपिंग स्टेटमेंट्स को हम इस तरीके से अपनी सीक्वेंस डायग्राम में शो कर रहे होते हैं कि इट्स रिप्रेजेंट अ लूप। जब तक यूजर प्रोडक्ट ऐड करता रहेगा, ऐड प्रोडक्ट का मेथड कॉल होता रहेगा। रिड्यूस स्टॉक, जो जो चीज़ें आप प्रोडक्ट में आप अपने ऑर्डर में ऐड करते चले जाएंगे वो आपके स्टॉक में से रिड्यूस होती चली जाएंगी, यानी कि आपका स्टॉक भी साथ साथ अपडेट हो रहा है। लेट सपोज अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट थी जिसकी क्वांटिटी 10 थी, जब आपने उसको ऐड किया तो उसके पास आपके पास क्या होना चाहिए, स्टॉक में उसकी क्वांटिटी अब 9 हो जानी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, स्टॉक को भी साथ साथ अपडेट कर दें। जैसे ही ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया, रिटर्न डन, आपका स्टॉक जो है वो अपडेट हो गया, एंड देन फिर हमारे पास ऑर्डर से कस्टमर के पास एक जाएगा रिटर्न डन कि ये चीज़ें हम आपके पास हो गई, कस्टमर कर देगा उसको सेव कि मेरा ऑर्डर सेव हो गया है, और फिर यहाँ से ऑर्डर की क्लास से एक रिटर्न डन का
मेथड जा रहा होगा जो कि ये डिटरमाइन कर रहा होगा कि ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ये क्रॉस क्या डिटरमाइन कर रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन की, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके अब एंड हो गया, ये ऑर्डर क्लोज हो गया। अब इसको हम जाके सीक्वेंस डायग्राम को थोड़ा और डिटेल में अपनी स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं कि सारे ऑल्टरनेटिव क्या क्या हैं जो हम अपनी सीक्वेंस डायग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 ways टू शो अ रिटर्न रिजल्ट फ्रॉम अ मैसेज। आप रिटर्न रिजल्ट किस तरीके से मैसेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि रजिस्टर की क्लास में एक मेथड कॉल हुआ डू एक्स रजिस्टर की क्लास का, और फिर रजिस्टर की क्लास ने गेट डेट का मेथड कॉल कर दिया सेल की क्लास से। ठीक है, कि गेट डेट फाइंड आउट करके आओ कि कब ऑर्डर जनरेट हुआ है। तो गेट डेट का मेथड गया यहाँ से यहाँ, और आपके क्या किया, आपके ऑब्जेक्ट ने उसको रिटर्न करके बता दिया। तो दिस इज द मेथड इन विच यू कैन शो द रिटर्न मैसेज, कि जब एक मेथड कॉल हुआ, एक ऑब्जेक्ट ने दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट किया थ्रू मेथड, उस मेथड का रिटर्न आप इस तरीके से डॉटेड लाइन से विद एरो हेड रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक मेथड यहाँ से यहाँ पास हुआ गेट डेट का, और जब ये डेट रिटर्न हुई तो सेल की क्लास ने ये डेट रिटर्न कर दी हमारी रजिस्टर की क्लास को। तो जब भी कभी मेथड की रिटर्न टाइप आपने बतानी हो, ये मेथड जाते वक्त क्या रिटर्न करेगा, तो आप उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी सीक्वेंस डायग्राम में। मैसेजेस टू दिस, जैसे हमने देखा ऐड प्रोडक्ट, ऑर्डर वाली क्लास, जितने प्रोडक्ट्स आपने एक ऐड करनी है एक ही ऑर्डर के अंदर, तो जब कोई लूपिंग चीज आपने बतानी हो मैसेजेस टू दिस, यानी कि एक क्लास जब अपने आप को ही मैसेज सेंड कर रही हो, तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू एन, ये एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया और ये ऑब्जेक्ट अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो दिस एरो हेड यू कैन डिटरमाइन दिस, ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट, दिस हम किसके लिए यूज करते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, करंट इंस्टेंस को नोटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही होगा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी ही क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है, तो उसके लिए आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो ये कॉलिंग लाइक अ लूप, इस तरीके से आप शो करवा सकते हैं। इंस्टेंस क्रिएशन एंड ऑब्जेक्ट लाइफलाइंस। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस। जैसे ही सेल की क्लास ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पेमेंट की क्लास का, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने नोट क्या दिया है, नोट दैट न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट देयर क्रिएशन हाइट, यानी कि जहाँ जब ये कॉल आपने किया, कॉल करते वक्त ही आप उसको क्रिएट कर दें। जैसे वो आपने क्वेश्चन किसी एक स्टूडेंट ने किया भी था कि हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, यहाँ पे मेथड पास हो रहा है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू मेथड पासिंग, जबकि यहाँ पे सेल की क्लास क्या कर रही है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है पेमेंट की क्लास का। तो जब आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन दिखा रहे होते हैं तो उसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विद द नेम ऑफ क्लास, जिस क्लास का आपने उसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अभी जब आगे जाके हम इसको जो अपनी वाली केस स्टडी में मैप करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, जब कोई चीज़ जाके कहीं कंप्लीट हो गई, ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द डिस्ट्रॉय स्टेरियोटाइप मैसेज विद द लार्ज क्रॉस एंड शॉर्ट लाइफलाइन इंडिकेट्स एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके एंड हो गया, क्लोज हो गया, कैश स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, पेमेंट हो गई, आपने क्या किया, सेल कंप्लीट हो गई, क्रॉस कर दिया, इट मीन्स कि दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय नाउ, अब इसका फर्दर यूजेज नहीं है। जिस तरह हम डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं एक्सप्लिसिटली किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने जाके इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, मीन्स अब ये क्या हो गया, इसका यूसेज यहाँ पे खत्म हो गया। यही क्रॉस हमने अभी पहले जो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी उसमें भी शो था यहाँ पे, अब ये ऑर्डर क्लोज हो गया,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ऑर्डर। यहाँ पे ये देखिए, ऑर्डर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे उसकी लाइफ लाइन खत्म हुई, आप इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। डायग्राम फ्रेम्स इन यूएमएल डायग्राम्स, अगर आपने लूपिंग स्टेटमेंट्स को शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या शो करेंगे, हम उसको इस तरीके से एक फ्रेम बना देंगे और उस फ्रेम के अंदर इस तरीके से लूप मेंशन कर देंगे। जैसे हमने अभी एक देखा था से ऑर्डर वाला, ठीक है, मैं लेट सपोज मैं ऑनलाइन पोर्टल यूज कर रही हूँ शॉपिंग के लिए, ठीक है। सो ऑनलाइन पोर्टल के लिए मैं क्या करूँगी, एक क्लास के ऑब्जेक्ट ने दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट किया मेक न्यू सेल के मेथड के थ्रू। मेक न्यू सेल का मेथड कॉल हुआ और उस मेथड के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, आइटम्स ऐड कर रही हूँ। ऑर्डर एक ही है, उस एक ऑर्डर के अंदर मैं मल्टीपल आइटम्स ऐड कर रही हूँ। एंटर एड आइटम, आइटम आईडी और उसकी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और टोटल आ गया कि इस ऑर्डर की जो मेरा प्रोडक्ट है इसकी ये डिस्क्रिप्शन है और ये टोटल हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड की, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करती रही, ये लूप की फॉर्म में मैं जब तक दिल चाहे मैं प्रोडक्ट्स ऐड करती रहूँगी। जैसे ही मैं एंड करूँगी तो मेरे पास वो ऐड टू कार्ट हो जाएगा, वो जितनी प्रोडक्ट्स मैंने सेलेक्ट की थी। तो ये एक लूपिंग, जितने आइटम्स आपने विद इन एन आइटम विद इन एन ऑर्डर ऐड करना है, तो वो लूपिंग स्टेटमेंट है। लूपिंग स्टेटमेंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थ्रू अ फ्रेम, एक फ्रेम बना दिया और उसके यहाँ पे एक लूप मेंशन कर दिया, अ यूएमएल लूप फ्रेम विद अ बूलियन गार्ड एक्सप्रेशन एज वेल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको गार्डिंग कंडीशन क्या दे दिया आपने, मोर आइटम्स, जब तक आइटम्स ऐड होते रहें, जब तक इस लूप को चलाते रहो। तो हमने ये लूप में कंडीशन भी डिफाइन कर दी कि आइटम्स ऐड होते चले जाएं। अ कंडीशनल मैसेज, कंडीशनल मैसेज क्या है, ऑप्शन, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक क्लास है, ये अनदर क्लास है, मेथड कॉल किया इसने एक्सेस, ये एज कोई क्लासेस नहीं है, सिर्फ इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ये ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लास दूसरी क्लास से कम्युनिकेट करिए थ्रू मेथड कॉलिंग एक्सेस। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इफ कलर इज इक्वल टू रेड, अगर कलर रेड हो जाए तो कैलकुलेट कर दो और यहाँ से एक मैसेज पास कर दो वाई वाई, यानी कि फू वाली क्लास बार वाली क्लास को वाई वाई का मेथड पास कर दे, कम्युनिकेट कर दे अगर कलर रेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट भी अगर हमने सीक्वेंस डायग्राम में शो करनी हो तो हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशनल मैसेज, वी हैव थ्री क्लासेस ए बी एंड सी, ठीक है। डू एक्स का मेथड कॉल हुआ एक ही क्लास का, ठीक है। ऑल्टरनेट मेरे पास क्या है, इफ एक्स इज लेस देन 10, अगर एक्स की वैल्यू 10 से कम है तो कैलकुलेट करो, ए की क्लास से एक मेथड कॉल करो जो कि बी की क्लास पे जाए। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो ए की क्लास किसके मेथड को कॉल करे, कैलकुलेट के सी वाले को। तो आप इस तरीके से ये फ्रेम्स के थ्रू इफ स्टेटमेंट्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आइट्रेशन ओवर अ कलेक्शन, अगर आपने कलेक्शन दिखानी है, जैसे हमने आपको बताया था कि एरे साइज वगैरह, ठीक है। सो हमारे पास लाइन आइटम्स हैं, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि चीज़ें सर से गुजर रही हैं, लेकिन अभी हम इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सीक्वेंस डायग्राम में आप एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव अ सेल्स लाइन आइटम की क्लास है जिसमें लाइन आइटम इज अ करेक्शन, ठीक है। एरे लिस्ट भी कह सकते हैं इसको, हम कलेक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें लिस्ट भी हो सकती है, एरे लिस्ट भी हो सकती है, लिंक लिस्ट भी हो सकती है, कोई भी लिस्ट हो सकती है, ठीक है। तो सेल्स आइटम है, जो आइटम्स हमारे पास लाइन आइटम है उसकी हमने क्या बना दी, एक कलेक्शन बना दी, ठीक है। सेल की क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि गेट टोटल का मेथड कॉल कर रहा है। लूप चलाई हमने, लूप कब तक चलाई, जब तक आई जो है वो लेस देन लाइन आइटम डॉट साइज है, जब तक यानी कि सारे आइटम जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हो जाते, जब तक क्या करो, एस टी इज इक्वल टू गेट सब टोटल, जब तक सब टोटल लेते रहो और आई में प्लस प्लस कर दो। और ये आपने एक्शन बॉक्स भी बता दिया कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरीके से करना है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या ऑप्शन चूज करना है, तो वो ऑप्शन आपने यहाँ बता दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सेल की क्लास का ऑब्जेक्ट किसको मेथड को कॉल करेगा, सब टोटल के मेथड को कॉल करेगा ऑफ सेल्स लाइन आइटम,
An action box may contain arbitrary language statements, in this case incrementing. It is placed over the lifeline to which it indicates. जिस जहाँ ये अप्लाई हो रहा है, जिस लाइफलाइन के उसके अबव भी आप इसको मेंशन करें, दैट इज एक्शन बॉक्स की करना क्या है. This lifeline box represent one instance from a collection of many sales line item objects. ठीक है, सेल्स लाइन आइटम्स में आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं. ये किसको शो कर रहा है, पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक इंस्टेंस को. Line items I is the expression to select one element from the collection of many sales items. The I value refers to the same I in the guard in the loop frame. ये यही I कंडीशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं. यानी कि पहले ये ऑब्जेक्ट उठाएगा. सेल्स में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. प्रोडक्ट वन, अभी आई की वैल्यू 1 है और हमारे पास प्रोडक्ट में टोटल लेट से 50. तो 1 इज लेस देन 50. दिस कंडीशन इज ट्रू. तो क्या करो, सब टोटल कॉल कर दो. तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका टोटल जो है वो कॉल कर दो. तो लेट से उसकी प्राइस है 100. फिर दोबारा आओ, आई की वैल्यू में प्लस प्लस कर दो. अब आई 2 हो गया. 2 इज लेस देन 50 इज स्टिल ट्रू. एस टी इज इक्वल टू गेट सब टोटल. फिर दोबारा से सब टोटल का मेथड कॉल करो विच इज द लाइन आइटम्स ऑफ आई, यानी कि लाइन आइटम 2. अब उसकी कॉस्ट निकालो, वन बाय वन जितनी प्रोडक्ट्स हैं सबकी कॉस्ट निकलेगी, सबका टोटल होगा, कैलकुलेट होगा, सम होगा, जब तक सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास इस लाइन आइटम में नहीं आ जाती. तो हम इस तरीके से लूपिंग कंडीशन में आइट्रेशन को भी, कलेक्शन को भी आइट्रेट कर सकते हैं थ्रू लूप. नेस्टिंग ऑफ फ्रेम्स. ठीक है, अगर हमने कोई नेस्टिंग करनी है, इफ के अंदर लूप चलानी है, तो हम वो किस तरीके से करेंगे, फ्रेम इन अ फ्रेम. लेट से ऑप्शन अगर कलर रेड है तो फिर लूप चला दो, और लूप के अंदर जो काम करना है वो मेथड आपने कॉल करवा दिया. तो एक फ्रेम के अंदर दूसरे फ्रेम को जब आप नेस्ट कर देंगे तो वो नेस्टिंग बन जाएगी. आप लूप के अंदर लूप भी कॉल कर सकते हैं, इसके अंदर लूप भी कर सकते हैं, लूप के अंदर इफ भी कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी एंड सीक्वेंस डायग्राम. हाउ कॉम्प्लेक्स कैन अ सीक्वेंस डायग्राम बी. अच्छा, इससे पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं है. जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है. अभी ऐसे तो हमने कोई प्रॉपर एग्जांपल नहीं समझी, हमने सिर्फ ऑल्टरनेटिव समझेंगे. व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ सीक्वेंस डायग्राम. सीक्वेंस डायग्राम में हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन ये कि हम सीक्वेंस डायग्राम को कितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कीप देम सिंपल एज मच एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा आप अपनी सीक्वेंस डायग्राम को सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा. सो दैट इट इज़ ईजी टू सी द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स को डिटरमाइन करना आसान हो, ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन डिटरमाइन करना आसान हो, और मैसेजेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स और उनकी फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो अंडरस्टैंड करना आसान हो. व्हाट डू आई डू अबाउट कंडीशनल लॉजिक्स. ठीक है, जितनी ज़्यादा कंडीशंस आएंगी उतनी ज़्यादा सीक्वेंस डायग्राम कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सिंपल लॉजिक, सिंपल है, कंडीशन सिंपल है, इन्वॉल्विंग ओनली अ फ्यू मैसेजेस, एड द लॉजिक टू वन डायग्राम एंड यूज नोट्स एंड स्क्रिप्ट टू कम्युनिकेट द चॉइसेस टू बी मेड. कह रहे हैं कि अगर सिंपल लॉजिक है तो आप उसको एक ही डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दें और नोट्स और स्क्रिप्ट के थ्रू आप उसको कम्युनिकेट करवा दें, जैसे यहाँ पे हो रहा है. ये जो नोट्स हैं और स्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको मेंशन करवा देंगे, ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर दें अगर लॉजिक सिंपल है. if the if then else logic involves many complicated message. अगर बहुत ज़्यादा if then else है और बहुत ज़्यादा logics हैं और multiple logical conditions हैं, तो draw a separate diagram. तो इस सिनेरियो के लिए आप एक separate diagram draw करें. One for the if case, एक if case के लिए, one for the then case and one for the else case. अगर बहुत ज़्यादा if then else 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 है तो एक ही डायग्राम में मेंशन करने के बजाय आप कितनी नेस्टिंग करेंगे. आप क्या करें, आप उनको अलग अलग डायग्राम्स में मेंशन करें. इफ़ यू डिजायर, डायग्राम्स में बी लिंक टू वन अनदर. और अगर आप चाहें तो आप डायग्राम्स को एक दूसरे से लिंक भी कर सकते हैं. देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास दूसरी डायग्राम है, हमारे पास तीसरी डायग्राम है. सो यू कैन लिंक दिस डायग्राम विद वन अनदर एज वेल. ए बी एंड सी, वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स. ए क्या है, डू ए, डू बी, ऑथेंटिकेट यूजर. ऑथेंटिकेट यूजर के लिए हमने क्या किया, ये डायग्राम बना दिया और इसका रेफरेंस दे दिया.
तो ये पूरी डायग्राम यहाँ शो करने के बजाय हमने एक अलग डायग्राम बना दी और उसका रेफरेंस यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे ये रेफरेंस पे ये काम हो रहा है। फिर एक और डू एक और मेथड रेफरेंस है, उसको हमने एक और डायग्राम बना दिया और उसको हमने यहाँ से लिंक कर दिया। सो दैट इज जस्ट हम रेफरेंसेस अलग अलग डायग्राम्स बनाई, उनके नेम यहाँ मेंशन कर दिए और जब जब ये डायग्राम्स रिक्वायर्ड होंगे उनको उनका रेफरेंस दे दिया, ये वाला नेम। Interaction occurs. Note it covers the set of lifelines. Note that the SD frame it relates to has the same features of B and C. और इसमें ये जो B और C हैं ये क्लासेस सेम है। ये B और C और ये B और C सेम क्लास है। अगर यही काम हम इसी सीक्वेंस डायग्राम में करते तो ये सीक्वेंस डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने अलग अलग फ्रेम्स बना दिए और उन फ्रेम्स को यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू लिंक करवा दिया। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी तो नहीं है? अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपकी सीक्वेंस डायग्राम तो एक ही डायग्राम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है कि आप अलग अलग पीसेस में ब्रेक करें और जहाँ जहाँ वो पीसेस रिक्वायर्ड हो आप उनका रेफरेंस दे दें। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कोर्स सिनेरियो था। जब हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं उस सिनेरियो के लिए सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रजिस्ट्रार होंगे, एक एक्टर हमारे सिस्टम के। ठीक है, रजिस्ट्रार और फिर देन वी हैव क्लासेस कोर्स फॉर्म, द मैनेजर एंड अ कोर्स इटसेल्फ। हम रियलाइजेशन की बेसिस पे ही बात कर रहे हैं, यानी कि हम बाउंड्री क्लासेस, कंट्रोल क्लासेस और एंटिटी क्लासेस को माइंड में रखते हुए ही अपनी सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव एन एक्टर रजिस्ट्रार। सबसे पहले रजिस्ट्रार किससे कम्युनिकेट करेंगे, कोर्स का फॉर्म, जहाँ वो कोर्स फॉर्म एंट्री होगी। देन द मैनेजर एंड अ कोर्स इटसेल्फ। ठीक है, रजिस्ट्रार सेट कोर्स इन्फॉर्मेशन, सारी कोर्स की इन्फॉर्मेशन कोर्स फॉर्म में फिल होगी। कोर्स की आईडी, कोर्स का नेम, डिस्क्रिप्शन, उसकी सारी चीजें। देन रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी रजिस्ट्रार की तरफ से। जब कोर्स फॉर्म फिल हो जाएगा वो प्रोसेस कर देंगे उस कोर्स फॉर्म को। देन एक मेथड कॉल होगा हमारे पास कोर्स फॉर्म की बाउंड्री क्लास से ऐड कोर्स की क्लास, यानी कि उस कोर्स को ऐड करना है हमें और द मैनेजर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी और मैनेजर क्या करेंगे, एक न्यू कोर्स क्रिएट कर देंगे और वो कोर्स हमारा कोर्स की क्लास में जाके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सीक्वेंस डायग्राम है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कोर्स। सीक्वेंस डायग्राम एंड बाउंड्री क्लासेस, हम अपनी सीक्वेंस क्लास डायग्राम में बाउंड्री क्लासेस को भी ऐड कर सकते हैं टू शो द इंटरेक्शन विद द यूजर और अनदर सिस्टम। इन द अर्ली एनालिसिस फेज, जब हम स्टार्ट के एनालिसिस फेज में होंगे, द पर्पस ऑफ शोइंग बाउंड्री क्लासेस ऑन अ सीक्वेंस डायग्राम इज टू कैप्चर एंड डॉक्यूमेंट द इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, नॉट टू शो हाउ द इंटरफेस विल बी इम्प्लीमेंटेड। इनिशियल अर्ली फेज में जब हम सीक्वेंस डायग्राम में बाउंड्री क्लासेस रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि हम डिटरमाइन कर सकें कि हमने अपने इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कैसे करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वो अभी नहीं बतानी। The actual message from the actors to the boundary classes along with their sequencing information are depending upon the application framework that is chosen later in development. Thus, they will probably changes as more of the how is added to the system. वो कह रहे हैं कि आपकी initial boundary classes जो आपने determine की हैं sequence diagram से implement करते वक्त हो सकता है कि उसमें और ज़्यादा changes आ जाए, क्योंकि उस वक्त तक आप ये बता चुके होंगे कि वो आपके सिस्टम में ऐड कैसे होंगी। अभी तो ये बता रहे ना कि क्या क्या काम कर रही हैं। तो ये हमारे पास देखें एक डिटेल सीक्वेंस डायग्राम विद बाउंड्री, एंटिटी एंड कंट्रोल क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्रोफेसर्स हैं।
बाउंड्री क्लास क्या होगी? प्रोफेसर कोर्स ऑप्शंस। अनदर बाउंड्री क्लास ऐड अ कोर्स ऑफरिंग, कोर्स ऑफर करना है। देन प्रोफेसर कोर्स मैनेजर। ठीक है, बाउंड्री क्लासेस हमारे पास कौन सी हैं? प्रोफेसर कोर्स ऑप्शंस एंड ऐड अ कोर्स ऑफरिंग, जब वो कोर्स को ऑफर कर रहे हैं अपने पास। देन वी हैव अ कंट्रोल क्लास प्रोफेसर कोर्स मैनेजर, जो थ्रू आउट ओवरऑल मैनेजमेंट कर रहा होगा। एंड वी हैव एंटिटी क्लासेस कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग। ठीक है, उनको हमने क्लासेस को यहाँ पे बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस में ब्रेक करके रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? प्रोफेसर विल एंटर पासवर्ड, और फिर इस जो हमारे पास बाउंड्री क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को ही एक मेथड कॉल करेगा, वेरीफाई पासवर्ड। ठीक है, देन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ पासवर्ड प्रोफेसर विल एंटर सेमेस्टर एंड देन ऐड एन ऑफरिंग। ठीक है, ऐड एन ऑफरिंग का मेथड कॉल होगा बाउंड्री क्लास में, एंड देन डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए कोर्स ऑफरिंग की क्लास का मेथड डिस्प्ले कॉल होगा, एंड सिलेक्ट मैथ 101 डिस्प्ले हो जाएगा। देन गेट ऑफरिंग, गेट ऑफरिंग का मेथड कॉल होगा, एंड देन ये डिस्प्ले ऑफरिंग होगी, सिलेक्ट होगी ऑफरिंग, सेट करेंगे ऑफर, ऐड होगा प्रोफेसर, और प्रोफेसर ऐड करने के बाद क्लास में जाके जो एंटिटी क्लास है वहां पे भी प्रोफेसर ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज द सीक्वेंस डायग्राम फॉर कोर्स ऑफरिंग सिनेरियो। कोर्स ऑफर जो करना है तो उसके सिनेरियो पे हमारे पास क्या होगा, कौन कौन सी क्लासेस एनरोल होंगी, क्योंकि ये हमारे पास एक ही एक्टिविटी की डिफरेंट क्लासेस हैं, बाउंड्री, कंट्रोल एंड एंटिटी, तभी ये एक ही सेम मेथड बार बार कॉल हो रहा है, क्योंकि क्लासेस हमारे पास एक ही सिनेरियो के लिए हैं। अब उन्हीं क्लासेस को हमने बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस में ब्रेक कर दिया है। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे।